उठाने अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सफ़ी। नाज़रीन, एक तरफ तो मामला है NA 133 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त का वीडियो आ चुकी है। अब तो हर चीज़ की वीडियो और ऑडियो खुल्लम खुल्ला सामने है, जिसके बाद सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आ जाती हैं। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जजेस के सेमिनार में चीफ गेस्ट उसे बुलाया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। लाहौर में जब जजेस की मौजूदगी में सेमिनार में सजा याफ्ता को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया जाएगा, और बुलाकर क्या पैगाम दिया जा रहा है कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो। करप्शन को अनफॉर्चुनेटली हम ठीक तरीके से नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, और ना ही करप्शन को हम ये समझते हैं कि करप्शन जो है वो बुरी चीज़ है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर में जो है वो आगे पाकिस्तान करप्शन के आपके दौर में जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये भी हमें देखना है। साथ ही दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जी 3 अरब डॉलर रखवाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिपॉजिट मुआहिदा भी तय पा गया है। आज उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जी एक तरफ तो ये सारा मामला है, दूसरी तरफ जी IMF की शराइत पर मिनी बजट आ रहा है जो कि कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, ऑपोजिशन लीडर कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। तो क्या वाकई कौमी सलामती के लिए ख़तरा है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जी पैनल में मौजूद होंगे अहमद जवाद साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको खुशामदीद कहूँगी। सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगी करेंगे। मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगी मैडम सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा, और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं इम्तियाज़ मीर साहब। आप चारों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग इट आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। फिर से जाने से पहले जी अपने मौजूद मेहमानों का मैंने तारुफ कराया, और सबसे पहले मैं जाती हूँ जी अहमद जवाद साहब की तरफ। अहमद जवाद साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आज ख़ास तौर पे इस हवाले से जो IMF के हवाले से आज ऑपोजिशन के कंसर्न सामने आए सारे, और IMF की शराइत पर मिनी बजट जो है वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया गया है। कैसे ख़तरा हो सकता है कौमी सलामती के लिए, और क्या ये जो कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ऑपोजिशन जो है वो पॉइंट आउट कर रही है कि हुकूमत एक मुजरिमाना किरदार अदा कर रही है, क्या वाकई ऐसा है? को बताना पड़ेगा कि कैसे ये मुल्क की सलामती के लिए ठीक नहीं है, या क्या मुजरमाना इसमें हुकूमत की तरफ से कोई सरजद हुई है चीज जिसे वो मुजरमाना कह रहे हैं। IMF का पैकेज कोई पाकिस्तान पहली दफा नहीं कर रहा, ये हिस्ट्री में कई दफा, इससे कोई 8-9 दफा इससे पहले भी हो चुका हुआ है, और हर दौरे हुकूमत में तकरीबन आपको IMF की सपोर्ट लेनी पड़ी है। और हमें जो इस वक्त सूरत हाल है वो आप ये देखें कि पाकिस्तान की 73 साल की जी पेंडेमिक को फेस नहीं किया, और हमारे 3.25 साल में से आप कह सकते हैं 2 साल तो पेंडेमिक की नजर हो गए। और पेंडेमिक ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं सिर्फ अफेक्ट किया, बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट किया, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को किया है, उनके अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट किया है, महंगाई का सामना कर रहे हैं, सप्लाई में चेन मैनेजमेंट के इशू हैं। ये सारी चीजें जो हैं, जाहिर है पेट्रोल की प्राइसेस में जिस तरह से इजाफा हुआ है, और जी क्योंकि हम पेट्रोल या गैस से ही बिजली पैदा करते हैं, मोस्टली हमारी जो मेजॉरिटी परसेंटेज जो है बिजली पैदा करने की, जो कि एक बड़ा ही अफसोसनाक राइट और उन चंद ममालिक में होता है कि जो अपनी एनर्जी की ज़्यादातर ज़रूरियात जो हैं वो पेट्रोल और गैस से पूरी करते हैं, जबकि ये पेट्रोल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है,
आपको भारी ज़र मुबादला इसके लिए पे करना पड़ता है, और उससे आपके मुल्क के अंदर तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है जब आपकी एनर्जी प्राइसेस बढ़ती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हर जगह पे है। तो इन तमाम हालात में अगर हुकूमत IMF की सपोर्ट ले रही है तो ये कोई ऐसी अचनबे की बात नहीं है। और अगर अपोजिशन ये समझती है कि उसमें ऐसी कोई चीज़ है कि जो कि मुजरमाना है या कि कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी, तो वो बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं सेंटर सादिया साहिबा की तरफ जाती हूँ। सेंटर सादिया साहिबा, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी सेंटर सादिया साहिबा, आप सुन सकती हैं हमें? जी सेंटर सादिया साहिबा, आपकी तरफ आऊंगी। आज शहबाज शरीफ साहब ने जैसे कि कहा है, कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत ने मुजरमाना किरदार अदा किया है। तो ये सारा जो इशू है, अब जिस तरह से अहमद जवाद साहब भी कह रहे हैं कि कौन से पहलू हैं जिसकी वजह से आप लोग समझते हैं कि IMF की शराइत पर ये मिनी बजट जो है वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा हो सकता है? क्या वजह है जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन लीडर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखें, जो IMF के साथ जो टर्म्स निगोशिएट की गई हैं उसके बारे में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ भी नहीं मालूम, ना ही उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि क्या वो शराइत थी। जो सबसे बड़ा इशू वहाँ है, जो अभी डिटेल्स जब आएंगी, वो है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का, और स्टेट बैंक के गवर्नर को जो ऑटोनोमस होगा इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये कहीं भी ये नहीं होता कि आप अपने सेंट्रल बैंक को जो बिल्कुल किसी और के हवाले कर दें और किसी और की पॉलिसीज पे वो चले या किसी और की डिक्टेशन पे वो चले और अपनी हुकूमत का भी वो पाबंद ना हो। तो ये इशू है जी, जिसके बारे में उन्होंने बात की और उसकी निशानदेही उन्होंने शहबाज साहब ने की। जो जरूरी बात ये है कि इतना बड़ा कदम उठाया गया, कुछ शराइत वहाँ जो फैसले करके वो आए, और उसके बारे में किसी को, पार्लियामेंट को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और ये उन पर लाजिम था कि पार्लियामेंट में ये बात लेकर आते और एक कंसेंसस इवॉल्व करते कि मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल किस तरीके से किया जाए। पहले जब गवर्नमेंट आई तो IMF के कहने पे डिवैल्यूएशन करके मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया गया। यही मसला आज टर्की में है। 5 हफ्तों के अंदर अंदर जो डिवैल्यूएशन हुई है उससे इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पे जो इम्पैक्ट हुआ है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी वही हुआ। उस वक्त भी, और खुद ये तरीन साहब ने कहा कि जो शराइत उस वक्त मानी गई वो गलत थी। जब इस साल तरीन साहब ने टेक ओवर किया और उन्होंने कहा कि सोचे समझे बगैर वो फैसले किए गए जिससे मुल्क को नुकसान हुआ, इकोनॉमी को नुकसान हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का हो गया है वो डिवैल्यूएशन है। उस डिवैल्यूएशन ने बाइंग पावर को रिड्यूस कर दिया है, इन्फ्लेशन बढ़ा दी है, गुर्बत जाहिर है बढ़ेगी, तो हर चीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तेल की कीमतों पे आ रहा है, उसका इफेक्ट अगेन कीमतों पे हो रहा है। तो ये एक हम विशियस साइकिल में फंस गए हैं। अच्छा, इसलिए शहबाज साहब ने जो कहा वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की। ठीक है, होपफुली अहमद जवाद साहब सुन रहे होंगे, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं फिर उनकी तरफ बाद में जाती हूँ, लेकिन अभी मैं जाऊंगी सेंटर इमामुद्दीन शौकीन साहब की तरफ, पीपल्स पार्टी का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आज ऑपोजिशन लीडर ने जो बात कही है, इमामुद्दीन शौकीन साहब, सेंटर इमामुद्दीन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सेंटर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी इमामुद्दीन शौकीन साहब, आप सुन सकते हैं हमें? चलिए, इमामुद्दीन शौकीन साहब से हमारी बात नहीं हो पा रही। मैं मीनवाइल इम्तियाज मीर साहब की तरफ जाती हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं दो टीवी चैनल्स पर। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आज का अपोजिशन लीडर का ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं इस हवाले से? IMF की शराइत पर जो मिनी बजट को उन्होंने कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है, साथ ये भी कहा है कि कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत ने मुजरिमाना किरदार अदा किया है। देखें, इनमें दो चीज़ें जवाद साहब ने जिस तरह कहा, वैसे तो मिनी बजट और IMF के पास तो अपोजिशन भी जाती गई है, लेकिन इसकी थोड़ी सी निटी ग्रिटी को अगर देखें तो मिनी बजट से जो है ना, टैक्स कवानीन का और चौथा और स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है ना वो काबीना में जाएगा। एक चीज़ तो बड़ी अहम है, GST का स्टैंडर्ड रेट जो है ना 17% नाफिज होगा। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरी ये है कि जो शर्त जो है तयशुदा
तकरीबन 350 अरब रुपए की जो टैक्स इम्यूनिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, इससे जो है ना ये बड़ा होगा। और दूसरी बात है कि चौथा तरमीमी बिल होगा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी जो है ना, उसके लिए स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2021 जो है ना, ये मंजूरी के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इससे ये तो है कि इससे जो है ना जो इम्यूनिटी मिली थी वो तो एक कंप्रोमाइज़ होगी, और इससे जो है ना एक महंगाई और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। एक ये तो शर्त है IMF के तहत, और इसको ये ला रहे हैं, ये चीज़ तो होगी। बाकी ये खुद मुख्तियारी ये चीज़ें ये पहले कंप्रोमाइज़ हुई हैं। अब अगर इसको कहना कि ये चीजें नहीं होती, बाकी ये स्टेट बैंक वाला कि ये वाकई उनके अंडर चला जाएगा, ये कंप्रोमाइज होगा, ये खुद मुख्तियारी उनके पास चली जाएगी। वैसे भी हमें जो है ना IMF कंट्रोल कर रहा है ये शुरू से। ये सिर्फ अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि वाकई जो है ये नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह एक सही है। पिछली गवर्नमेंट्स में, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, वो लोग भी IMF के पास गए हैं, ये सिर्फ नहीं गए, ये जाते जाते हैं सब गवर्नमेंट। बाकी ये रिटोरिक है कि ये कंप्रोमाइज हो रहा है, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है। ठीक है, रिटोरिक है जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है। वापस अहमद जवाद साहब की तरफ जाऊंगे। अहमद जवाद साहब, जो अभी जैसे सेनेटर सादिया अब्बासी साहबा जो कह रही हैं और जिस तरह से इम्तियाज़ साहब ने भी कहा, आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? और ये बात तो कहीं ना कहीं है, हम ढके छुपे अल्फाज में कहते रहे कि IMF के अंडर प्रेशर तो हम शुरू से रहे हैं ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम विच वी आर फेसिंग दिस ट्रबल। लेकिन रीता, अभी आपने सेनेटर साहब जी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि अभी तक तो IMF के बारे में जो तफसीलात हैं वो उनको पता भी नहीं है और उन्होंने पढ़ी भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको IMF की तफसीलात का नहीं पता, तो फिर उसके बारे में ये कहना कि ये मुल्क की सलामती के अगेंस्ट है या जी आएगा, जब तक आपको पता नहीं है कि उसकी क्या तफसीलात हैं। इसलिए मैंने आपसे, जब आपने मेरे से सवाल पूछा था, तो मैंने इसलिए ये पूछा था जी कि कौन सी ऐसी उसके अंदर चीजें हैं कि जो मुजरमाना है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं। तो ये तो एक बात इससे खुद ही एंडोर्स हो गई कि इस वक्त अपोजिशन का जो रिटोरिक है वो रिगार्डिंग के जी IMF के पास ये इस वजह से या इस वजह से, ये सारा एक नारेबाजी है। एक्चुअल में कोई ऐसी हकीकत नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि जिस किस्म के मसाइल से पूरी दुनिया इस वक्त नबरो अज़मा है, जो अभी कोविड ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि एक आप कह सकते हैं कि एक मरला जो है उसका ख़त्म हुआ है, जिसे हम पोस्ट कोविड अब सिचुएशन कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको वापस उसी पीक कैपेसिटी के ऊपर लेके आना, ये एक लंबा अरसा इसके अंदर लगेगा। आपको पता है कि कंटेनर्स की प्राइसेस जो हैं उनमें क्यों इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है, आपके पेट्रोल की प्राइसेस में क्यों इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी भी मुल्क के लिए इकनॉमिकली जो हैं बहुत बड़ा चैलेंज होती हैं। अब एक सवाल किया जाता है कि मिनी बजट लेके आ रही हैं। मिनी बजट भी पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं आया, और अब क्यों आ रहा है, हमारी दफा क्यों आ रहा है, उसकी देखें। आपका बजट जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो पेट्रोल। बजट बनाते हुए आप कोई पेट्रोल की प्राइसेस को आप लॉक तो नहीं करते ना। अगर आप बजट बनाने के बाद आपकी पेट्रोल की प्राइसेस चंद महीने में अगर 2 गुना हो जाएं, और एक ऐसा कंट्री कि जिसका मेजर जो इंपोर्ट बिल है वो पेट्रोल और गैस की नज़र हो जाता है, तो जाहिर है कि उसको अपने बजट को रिवाइज करना पड़ेगा कि उसने तो अपना बजट जिस पेट्रोल प्राइस के ऊपर अगर उसने बनाया है उसमें अगर इतनी ज़्यादा अगर चेंज आ गई है तो वो पैसे कहाँ से आएंगे वो इंपोर्ट बिल पे करने के लिए। तो इसलिए मिनी बजट आ रहा है कि आप उन चीज़ों को दोबारा रिव्यू कर सकें, उन प्राइसेस को जो अब हमारे पर लागू कर दी गई हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग के तहत। तो जाहिर है कि उसके तहत दोबारा से आपको रिव्यू करना पड़ता है अपने जी को कॉस्ट इफेक्ट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं जो बढ़ रहे हैं इस पेट्रोल की वजह से, गैस की वजह से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से। तो उससे आपको फिर रिव्यू जब आप करते हैं तो फिर मिनी बजट भी उसमें आ जाता है।
तो सिर्फ ये कह देना कि चूंकि मिनी बजट आ रहा है तो हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं, आई थिंक इसकी तो कोई ऐसी जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं। ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं बनती। सेनेटर सादिया अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊंगी। मिनी बजट पहली दफ़ा नहीं आ रहा, इससे पहले भी बहुत दफ़ा माजी की हुकूमतें भी लेती आई हैं, जैसे कि अहमद जवाद साहब कह रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ, और वो जो कह रहे हैं कि जिस तरह के इशूज़ और जो फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, वो सारे चीज़ों को भी तो लेके चलना है इकॉनमी की वजह से। जी सादिया अब्बासी साहबा। मैं ये कह रही हूँ कि जी मैं ये कह रही हूँ कि जो हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए। जी 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 मैं कह रही हूँ कि जो चैलेंजेस है वो भी तो इन्हीं से पैदा करता है ना जी। इनके पास जो मसाइल का हल कोई नजर नहीं आता। ये जो होता है ये एडॉकिज्म पे चल रहे हैं, आज ये कर लें, कट एंड पेस्ट कर लें, आज इसको इधर ठीक कर लें तो वहाँ लीक हो जाएगा तो उसको प्लग कर दें, ये इनका तरीकाकार है। यहाँ कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर नहीं आती, कोई साउंड पॉलिसी मेकिंग नहीं आती, नजर नहीं आती। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज ये सारे मसाइल हम देख रहे हैं। तो जब बजट आया तो उन्होंने कहा मिनी बजट नहीं होगा, अब उन्होंने कहा कीमतें बढ़ गई हैं तेल की। भाई तेल की कीमतों की तो प्रोजेक्शन कब से थी कि कीमतें बढ़ेंगी, ये तो एक दिन में तो नहीं हुआ सब कुछ। इसलिए हर चीज को जस्टिफाई करके तो ठीक है, कल जब आवाम के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए तो उनको समझ आ जाएगी कि क्या जस्टिफाइबल है और क्या नहीं है। जो आवाम के ऊपर बोझ है शायद उसका एहसास इनको नहीं है। हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि हाँ जी महंगाई ही इशू है लेकिन पॉवर्टी इशू नहीं है। तो पॉवर्टी तो सबसे बड़ा इशू है। गुर्बत का क्या क्या तखमीना होता है जरा इनसे तो पूछे, और जो लोगों को मसाइल हैं उनका एहसास है इनमें। ये सवालात हैं जो उनसे पूछना चाहते हैं। ठीक है। मैं इम्तियाज मीर साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। इम्तियाज साहब मिनी बजट पहली दफा नहीं आ रहा, लेकिन ऑल्दो की पॉवर्टी है, जिस तरह से सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा कह रही हैं, महंगाई है, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस विद सेनेटर साहिबा की काफी चीजें जो हैं उसमें वजन भी है, और जवाद साहब भी ये कह रहे हैं कि हालात कुछ ऐसे हैं, हालात भी कुछ ऐसे हैं, कोविड भी है अपनी जगह, लेकिन ओवर कमिटमेंट जो है गवर्नमेंट की काफ़ी है। लेकिन इसमें जो मिनी बजट है इसमें काफ़ी चीज़ें और भी हैं, जिस तरह आप इनकर हैं और जवाद साहब जाहिर बात है अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट की वसूली भी है, उसका जो टारगेट किया गया है उसमें भी काफ़ी चीज़ें। इसमें एक चीज़ और है, टैक्स कलेक्शन का जो है ना उसको बढ़ाया गया है। टैक्स कलेक्शन को 5,829 अरब रुपए उसको 6,100 कर दिया गया है, यानी इसको भी बढ़ाया गया है। उसमें जो है ना इन्होंने जो है ना तरक्याती प्रोग्राम है उसमें 200 अरब रुपए की कमी कर दी है, यानी कि अगर आईएमएफ से आपको एक अरब डॉलर जो है ना, 1 अरब डॉलर अगर आपको वसूली करनी है तो ये जल्द से जल्द आपको ये चीजें करनी है। लेकिन ये इसमें सब चीजें आ रही हैं आपके लिए, लेकिन इसका जाहिर बात है आपकी इकोनॉमी बहुत ही छोटी इकोनॉमी है आपकी, तो ये चीजें जो है ना आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट परेशान है। आपने देखा जून जुलाई के अंदर गैस की लोड शेडिंग भी इस मुल्क के अंदर हुई, आपने पहली दफा देखा इस मुल्क के अंदर जो है ना आपको अभी अभी कुछ दिन है, जैसे जवाद साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, सेनेटर साहिबा भी समझती हैं चीजों के, पेट्रोल पंप के बाहर कतारें लगी हुई थी। ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है, ये अपोजिशन का फेल्यूर नहीं है, ये गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको ये चीजें सेटल करनी थी और गवर्नमेंट ने कमिटमेंट बहुत की थी। ठीक है, 3-3.5 साल के अरसे के बाद हम ये नहीं कह सकते जवाद साहब कि अब जो है ना इसकी जिम्मेदार अपोजिशन है, आपने इनहेरिट किए ये सब चीजें, आपकी डायरेक्शन, आपकी परफॉर्मेंस अब ये चेक की जाएगी। सही है, डिलीवर की बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नेंस की बात हो रही है। मुझे एक ब्रेक पे भी जाना है जी, कमर्शियल ब्रेक है, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात कर रहे हैं खास तौर पे इस हवाले से जो कि मिनी बजट की बात है। ऑपोजिशन कह रही है कि जी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इसी पे बात करूं, अब इस वक्त सेंटर इमामुद्दीन शौकीन साहब से हम करेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ऑल्दो उनसे भी बात अब हमारी हो जाती। मैं पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के लिए भी जाऊँगी। इमामुद्दीन शौकीन साहब, आवाज़ आपको आ रही है अब? जी इमामुद्दीन शौकीन साहब, आवाज़ आ रही है आपको अब? जी आ रही है। अच्छा इमामुद्दीन शौकीन साहब, ये एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है शहबाज शरीफ साहब ने IMF के हवाले से कि शराइत पर मिनी बजट कौमी सलामती के लिए खतरा है, कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत ने मुजरिमाना किरदार अदा किया है, जिसके ऊपर अभी अहमद जवाद साहब काफ़ी ब्रीफ अपने जो पॉइंट्स हैं वो रख चुके हैं और सेंटर सादिया बासी साहबा भी कह चुकी है और इम्तियाज़ मीर साहब भी। मैं चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ ले लूँ। जी हाँ शुक्रिया, मैंने सबको सुना है जी। देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो ये कहते थे कि जी हम जो है कभी भी IMF के पास नहीं जाएंगे, और इनके जो इस वक्त वजीर खजाना साहब हैं उन्होंने खुद कहा था जब वो वजीर खजाना नहीं थे कि जी IMF के पास जिन शराइत पर मौजूदा गवर्नमेंट गई है वो बहुत ज्यादा गलत है। IMF के पास जो है माजी की हुकूमतें भी जाती रही हैं, लेकिन वक्त के साथ और उनके साथ अपनी टर्म्स और कंडीशन पर जाती थी जी। और जिस तरह कहा है कि जी माजी में मिनी बजट जो है वो आया करते थे, बिल्कुल माजी में भी मिनी बजट आते थे, लेकिन बजट जो है वो या तो उस वक्त जो है वो किसी किस्म का टैक्स फ्री होता था और उसके बाद थोड़ा बहुत मिनी बजट आता था। लेकिन इस बजट में पिछले 3 बजट जो इस हुकूमत ने पेश किए हैं वो हर बजट में अवाम पर बेतहाशा टैक्स लगाया गया है। और उसके बाद अब जो मौजूदा जो बजट फिर मिनी बजट आ रहा है, जो पहले ही जो है वो कमर तोड़ दी गई है, और उसके बाद इस वक्त जो है जिस तरह का मिनी बजट और जो है बहुत सारी जो एग्जेम्पशंस थी उनको विड्रॉ कर रही है गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूं कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। और कौमी सलामती की जो बात अपोजिशन लीडर ने कहा वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त कहा है उन्होंने। IMF के साथ स्टेट बैंक का जो माहिदा हुआ है कि स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाब नहीं होगा बल्कि IMF को जवाब देगा, माजी में कभी भी इस तरह नहीं हुआ। जो ये मौजूदा गवर्नर साहब हैं ये मिस्र में क्या करके आए, वहाँ की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। अब ये एक IMF इनको एक साजिश के तहत पाकिस्तान लाया गया है जहाँ ये बेड़ा गर्क करने की पूरी पॉलिसी लेकर आए हैं। और अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है जो पार्लियामेंट को और पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाब दे होना चाहिए, वो जो है मतलब IMF के सामने जवाब दे होगा। तो ये कौमी सलामती के लिए खतरा नहीं है तो फिर क्या है जो है ना। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह जवाद साहब ने कहा जी पेट्रोल की कीमतें भी माजी में बढ़ती रही हैं, माजी में जो है वो $100 पर बैरल तक था, फिर भी उसके बावजूद जो है वो प्राइस ये नहीं थी जो आज है जो है ना। तो आज देख लें ये जिस तरह लेवी इन्होंने पेट्रोल पर डाल दी है, और ये गैस कह रहे हैं जी महंगी है, गैस भी जो है वो इनको मौका था कि ये सस्ती गैस जो है ले सकते थे, लेकिन ये ना तो कोई वक्त पे जो है डिसीजन करते हैं, ना इनके पास कुछ सूझ है, ना समझ है, ना तो डिसीजन करते हैं। इन्होंने हर चीज पर जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क की इकोनॉमी का। 2 वक्त की जो है लोगों को जो है गैस अवेलेबल नहीं है किसी भी प्राइस में, पेट्रोल जिस तरह लाइन लगी है माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि मिनी बजट जो अब आ रहा है वो तो रही सही कसर जो है लोगों की जो पहले ही जो है कमर तोड़ चुका है, लोग खुदकशियां करने पर मजबूर हैं। न जाने इस बजट में जो मिनी बजट आएगा ये क्या होगा। ये तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं जो अभी जो इसकी जो है इसमें FATF में जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं वो जो है FATF मांग भी नहीं रहा था, उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह की जो है वो जो है की है जो मुल्क के लिए जो है खतरनाक थी, मुल्क के लिए नामुनासिब थी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो है ये मतलब ये कि बजट जो है मिनी बजट और इस तरह की ये डिसीजंस कर रहे हैं ये मुल्क की सलामती जो है को खतरा है, ये मुल्क को गिरवी रखने जा रहे हैं जो है ना। तो खुदा रहम करे इस मुल्क पर, और खुदा रहम करे जो है ना मतलब जिस तरह से ये मिनी बजट, इतना बजट के बाद फिर मिनी बजट जो है, पहले ही उस बजट में जो है लोगों की चीखें निकाल दी हैं, कितने टैक्सेस लगा चुके हैं। ठीक है, बजट के बाद मिनी बजट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, आप समझते हैं। ठीक है, मैं जरा अहमद जवाद साहब की तरफ भी जाऊं। अहमद जवाद साहब, ये आप डेफिनेट सी बात है, सारी ऑपोजिशन की बात भी गुफ्तगू सुन रहे हैं और सारे पॉइंट्स आपके सामने भी हैं। अब और डेफिनेट सी बात है, अब तो जनरल इलेक्शंस में आप लोगों ने खुद भी जाना है, ये तो वोट के लिए, इलेक्शंस के लिए लोगों के पास। तो ये जिस तरह से ये बात भी एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है कि अगर इतनी महंगाई होगी और इस तरह से टैक्सेस पे टैक्सेस आते रहेंगे तो फिर आवाम जो है क्या वो भरोसा उस तरह से कर सकेगी जनरल इलेक्शन में? उस तरह से आप समझते हैं कि फिर गेन कर सकेंगे कॉन्फिडेंस अगेन आवाम का?
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब हम 2023 में इलेक्शंस के लिए जाएंगे तो हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अवाम के पास जाएंगे, और अवाम जाहिर है कि वो हमारी जो 5 साल की परफॉर्मेंस होगी उसकी बुनियाद पे ही हमें वोट देगी। देखिए, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, हमें इसको भी थोड़ा सा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि जो पेंडेमिक के नतीजे में इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आया है, जिसमें टर्की की भी बात हुई है, सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है इस वक्त टर्की के अंदर, और अमेरिका, यूके, यूरोप, तमाम दुनिया जो है वो इन्फ्लेशन को फेस कर रही है, और पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को जो गवर्नेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उस पर जाहिर है कि हुकूमत को काम करना होगा कि अगर उसमें जी कंट्रोल करना और फूड का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बेहतर बनाना, इन चीज़ों पे तो हुकूमत काम कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जी और हमारे लिए ये थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि हमारा जो इन्हिसार है वो पेट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमारी एनर्जी की ज़्यादातर नीड्स जो हैं वो पेट्रोल की मदद से आप करते हैं पूरी, तो उसका इफेक्ट एनर्जी पे आ जाता है। आज आपकी एनर्जी जो है वो तकरीबन 19 से 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपकी चली गई है, और बदकिस्मती से 2008 से लेके तकरीबन अगर 2018 तक अगर हम देखें, जो कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुल्क पे हुकूमत की, ये वो टाइम पीरियड है कि जब दुनिया शिफ्ट कर रही थी सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर। सोलर विंड एनर्जी जो है वो 2 रुपए या 3 रुपए में आपको पर यूनिट मिल जाती है। तो आप खुद सोचें कि जो एनर्जी की चॉइसेस हमने पिछले 2 डिकेड्स में कह लें या 90 की दिहाई में जो पीपल्स पार्टी से दौर शुरू हुआ था, वहाँ से लेके अभी तक अगर हम देखें तो हम उस चीज़ को भुगत रहे हैं। और फिर उसके बाद जो जितनी भी हुकूमतें थीं, उन हुकूमतों ने उसमें कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। एनर्जी की चीप जो अवेलेबिलिटी है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक कॉर्नरस्टोन होता है, उसकी बुनियाद होती है। और हम बदकिस्मती से अभी तक जो है महंगी तरीन बिजली प्रोड्यूस करते हैं और महंगी तरीन बिजली हमें फिर बेचनी पड़ती है। और एनर्जी के ये प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में हुकूमत ने इस बात का फैसला कर ली है कि वो सिर्फ सोलर और एनर्जी विंड के और अल्टरनेट एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स करेंगे। देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हवाले से। जी, हुकूमत ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हवाले से कुछ नहीं किया। तो मैं आपको चंद मिसालें दूंगा कि देखें, पाकिस्तान का एक एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा मसला है। आज लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, और ये पोल्यूटेड सिटी जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन में आने में कोई इसे साल नहीं, ये तो डिकेड्स के ऊपर जो पॉलिसीज अडॉप्ट की उसके नतीजे में हुआ। अब एनवायरनमेंट को जिस तरह से इस हुकूमत ने इम्पोर्टेंस दी है, उसको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये इस मुल्क और इस कौम के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट था, जिसे माजी की हुकूमतों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है कि आज जिस तरह से बिलियन ट्री सुनामी और इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, और इमरान खान ने पूरी कौम का जो एक फोकस है एनवायरनमेंट की तरफ शिफ्ट की है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर 3 बड़े डैम भी शामिल हैं जो कि इससे पहले फाइलों में मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान की पानी की स्टोरेज को बढ़ाना, पाकिस्तान में हाइडल एनर्जी चीप सोर्स को बढ़ाना, उसके लिए किया गया है। रोड्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप देखें तकरीबन कोई 2500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स इस वक्त हुकूमत कर चुकी है। 700 किलोमीटर PMLN के दौर में हुए थे, और 2023 के इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ये कुछ 3500 किलोमीटर रोड के प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। मजबात साहब, मैं सेंटर सादिया बासी साहिबा की तरफ भी जाऊँ कि मैंने वाइंड अप की तरफ जाना है प्रोग्राम को। सादिया बासी साहिबा जो बात कर रहे हैं अहमद जवाद साहब, डू यू अग्री विद दीज पॉइंट्स? और जो डेवलपमेंट की बात बता रहे हैं, सारे जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ये परफॉर्मेंस अपनी बता रहे हैं, और आप लोग कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। देखिए, जो इन्होंने बातें की हर बात का जवाब है। वक्त की इस वक्त कमी है, पॉइंट पर पॉइंट पे इनकी एक बात का जवाब दे सकती हूँ। मसला ये है कि 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। 3 सालों में इन्होंने क्या किया है?
इन्होंने क्या किया है अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ये असल चीज है। इन्होंने क्या किया है कि आज लोड शेडिंग भी हो रही है, आज गैस की भी किल्लत है जो खत्म हो चुकी थी, जो चीज खत्म हो चुकी थी। अगर पीपल्स पार्टी के दौर में उस वक्त के कॉन्ट्रैक्ट ना किए जाते तो पाकिस्तान में तो बिजली थी ही नहीं। पाकिस्तान में बिजली थी। हाइडल की ये बात करते हैं, ये मुझे बताएं कि एक डैम के ऊपर कितना खर्चा आता है, और एक एलएनजी का टर्मिनल लगा 2013 में हुकूमत आई, 2015 में वो ऑपरेट करने लग गया, और बहुत सारे मसाइल जो गैस के थे वो हल हुए। अब होता ही मसला ये है कि पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि जो काम आवाम की बेहतरी के लिए उसको आगे बढ़ाएं और आगे चलें। लेकिन ब्लेम गेम जो होता है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कावर्ड्स, दिस इज नॉट द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्टेट्समैन। अपनी गलतियां, अपनी कोताहियों को माने, लेकिन क्या कौन सी पॉलिसी मुझे एक भी आइडेंटिफाई करें। उनका जी हमने तवज्जो दिला दी एनवायरमेंट की तरफ। मुझे जो समझ आई है कि एक कॉन्फ्रेंस में ये लोग गए और इनके दो वज़रा आपस में लड़के और वापस आ गए और पाकिस्तान की जंग हसाई हुई, पाकिस्तान के वसाइल को उन्होंने ज़ाया किया। तो क्या ऐसा कमाल कर दिया? एनवायरमेंट कहाँ से बेहतर हो गई है? कौन सी चीज़ है एनवायरमेंट की जो बेहतर हो गई है? कोई एनवायरमेंट की पॉलिसीज इन्होंने इन्वेंट नहीं की हैं, लेकिन टेंशन डाइवर्ट करने के लिए हम ये भी कर रहे हैं। कहानी करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल रियलिटीज में बात करें। ठीक है, प्रैक्टिकल रियलिटी और अप्रोच की बात होनी चाहिए। इम्तियाज मीर साहब, बस लास्ट वन कमेंट आपका लूंगी। ठीक है सर, मैंने जिस तरह उन्होंने कहा कि आज इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की, आज ही इन्होंने इनके एमएनए ने ताहिर सादिक साहब ने कहा कि क्लाइमेट में, मौसमियात में करप्शन हुई है। आज उनके एमएनए ने कहा करप्शन हुई है। ये कह रहे हैं कि टर्की में महंगाई है, वहां सैलरी क्या है, यहाँ लोगों की 20,000 भी सैलरी नहीं है, यहाँ आपकी दवाइयां 300% महंगी हो गई है। आपके सामने है सर, आप जाएंगे अवाम के पास, पहले आपको उम्मीद का वोट मिला था, अब आपकी कारकर्दगी क्या है आपके सामने है चीजें, और इस मुल्क के अंदर आपकी परफॉर्मेंस आप खुद चेक करें, आपके दावे क्या थे, आप किस तरह। बहुत शुक्रिया इम्तियाज मीर साहब आपका, अहमद जवाद साहब आपका, सेंटर इमामुद्दीन शौकीन साहब और सेंटर सादिया बस साहब आपका, आप चारों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।